नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की इस क्लास में, मैराथन क्लास में, हम करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट को कवर। ठीक है, कंप्लीट जितने भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, उन सभी को हम कवर करेंगे आज की इस मैराथन क्लास में। अपना एक डायरी, नोटबुक और अपना पेन लेकर जो है नोट करते रहिएगा सभी पॉइंट्स को, ताकि आप जो है, जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो अपना अच्छे से कॉन्सेप्ट्स वगैरह को लिख सके अपने पॉइंटर्स, और जो रिवाइज कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स भी अपने रिवीजन के लिए पॉइंटर्स नोट कर सके। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। काफ़ी लंबी क्लास ये रहेगी क्योंकि एक ही क्लास में हम करेंगे पूरे सब्जेक्ट की तैयारी। ठीक है, पहला टॉपिक जो है जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग लगभग आपका जो है हर साल ही आता है। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये होता क्या है, देखो, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच है, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 में जो निहित जो है कुछ दिशा निर्देश हैं, जो भारत के शासन का प्रबंधन करने के लिए भारतीय संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, जो 1950 में आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया के गवर्नेंस में, ठीक है, हेल्प करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे किस तरीके से कामकाज होता है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उससे रिलेटेड है। ये पार्ट 4 में है। ठीक है, ये जो अनुच्छेद है ये पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के। ठीक है, हम सब जानते हैं कि संविधान को B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया था। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया था, और इसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को B.R. अम्बेडकर जी ने नाम दिया नॉवल फीचर का। किसका? नवीन फीचर का नाम इसको दिया। ठीक है, द कॉन्सेप्ट वॉज बोरोड फ्रॉम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमें पता है काफ़ी देशों का जो है कॉन्स्टिट्यूशन देखने के बाद B.R. अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रिपेयर किया था। तो इसमें ज़्यादातर अगर हम देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, जो कि DPSP के हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग DPSP इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ताकि हमारे यहाँ पे राजनीतिक लोकतंत्र रहे, ना कि सामाजिक और आर्थिक, ना ही सोशल और इकोनॉमिक। ये कॉन्सेप्ट हमने उठाया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और सिर्फ यही नहीं, और भी हैं। देखो, हमारा जो संविधान है वो अलग अलग कंट्रीज के संविधान को मिलाकर बना है। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी ने काफ़ी कंट्रीज का संविधान देखा, फिर जाके भारत का एक बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए। ठीक है, सो दे शो द पाथ टूवर्ड्स एस्टेब्लिश द वेलफेयर स्टेट। ठीक है, यहाँ पे स्टेट के जो पाथ हैं टूवर्ड्स, मतलब कि वे कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे राज्य से संबंध है देश का। ठीक है, स्टेट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसके फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं। पहला है, ये सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोमलगेट करता है, यानी कि इसका प्रचार करता है। किसका? सामाजिक आर्थिक न्याय का। दूसरा पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पे 3 ब्रांचेस में है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि 3 शाखाओं में शासन का पालन होता है, विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, नॉन जस्टिबल जस्टिसिएबल इन नेचर, यानी कि गैर न्याय संगत इसका नेचर है।
ये एम करता है वेलफेयर, लोगों के कल्याण के लिए, जल कल्याण का इसका उद्देश्य है। एड इन दी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये नीति निर्माण में सहायक है। सप्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का अनुपूरण यहाँ पे है जो कि बहुत ज़रूरी है। नॉन बैक्ड विद लीगल सैंक्शन, ये कानूनी स्वीकृति से समर्थित नहीं है, ठीक है, लीगल सैंक्शन से बैक्ड यहाँ पे नहीं है। ये कुछ फीचर्स हैं, आप यहाँ से मात्र 5 फीचर्स जो आपको ठीक लगते हैं वो उठा सकते हो, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो देखिए, डीपीएसपी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 तरीकों से क्लासिफाई किया गया है। पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल और तीसरा है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। 3 प्रिंसिपल्स, पहला समाजवादी, दूसरा गांधीवादी और फिर उदारवादी एवं बौद्धिक सिद्धांत इसका है। इस तरीके का एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है जिसमें ये आपके तीनों आ गए, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलिए अब देखिए, इन तीनों में ये जो तीनों हैं इसके अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं हर एक के अंदर। तो फर्दर अब वो हम आर्टिकल्स यानी कि जो अनुच्छेद हैं उनको याद करेंगे। देखो, हर एक के बारे में पढ़ना और याद करना थोड़ा सा टफ है इस क्वेश्चन में, वो चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद क्या बोल रहा है वो तो समझा जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद कौन सा किस में है वो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल, समाजवादी सिद्धांत के अंदर पहला है अनुच्छेद 38, आर्टिकल 38, देन आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39। अब इसमें ये क्या क्या बोल रहा है, ठीक है, वो अभी देखते हैं। फिर 39A है, 41, 42, 43, 43A, 47। अब आप कहोगे मैम इतने सारे तो याद नहीं हो पाएंगे, सही बात, मेरे से भी नहीं हो पाएंगे बिल्कुल ऐसे रट्टा मारना। करो क्या, यहाँ से सारे आर्टिकल्स लिख दो कौन कौन से हैं। ये 38, 39, ठीक है, फिर 39 का ए है, फिर 41, 42, 43 का ए भी है, फिर 47 है। सिर्फ इतना लर्न कर लो और इनको लिख दो, ठीक है। और इनमें से कोई भी 3 अपने एग्जाम में दोबारा से नीचे लिखो, ठीक है। ये सारे आर्टिकल्स तो जो है आपने इसका एक फ्लो चार्ट बना दिया सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर। फिर इनमें से कोई भी 3 जो हैं वो डिस्क्राइब कर दो। देखो, करने तो सारे चाहिए पर इतने याद नहीं हो पाएंगे। जिन स्टूडेंट्स को हो सकते हैं बहुत अच्छी बात है, पर अधिकतर स्टूडेंट्स से नहीं हो पाएंगे। तो मैक्सिमम 3 लर्न कर लो। एज इट इज़ मत लिखना, बस समझ के अपनी लैंग्वेज में जो है उसको लिख देना कि आप समझा पाओ। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा है ये, आर्टिकल 43 ले लेते हैं। द स्टेट शॉल एंडेवर टू सिक्योर लिविंग वेजेस एंड इंश्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर ऑल इट्स सिटीजन। कि भाई एक कंट्री में, ठीक है, जितने भी उसके सिटीजन्स हैं उनको वो लिविंग वेजेस सिक्योर करें। और लिविंग वेजेस यानी कि आपका हो गया मजदूरी, ठीक है, जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी सुनिश्चित करें, ठीक है। मतलब एक बेसिक लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए भाई इतनी पगार की रोज़ दिहाड़ी की ज़रूरत होती है। तो आपने देखा होगा कि जैसे जो कंस्ट्रक्शन साइट पे मज़दूर काम करते हैं उनकी एक मिनिमम 600 रुपये पर डे के हिसाब से, 500 रुपये पर डे के हिसाब से एक वेज डिसाइडेड होती है, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि इतनी आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए कमाता है, सिर्फ स्वयं के लिए नहीं कमाता है। तो ये सब स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए हुए हैं आर्टिकल 43 के अंदर। कई बार देखो कहीं पे औरतों को कम पे मिलती है, लड़कों को, आदमियों को ज़्यादा मिलती है, तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों लोग ऐसी बातों पे केस डाल देते हैं कि मेरे को कम, ये वाला जो ठेकेदार है ये सही जो है दिहाड़ी नहीं दे रहा है। तो इन चीज़ों पे लड़ाई इसलिए हो जाती है क्योंकि ये कानून बने हुए हैं, ये कोर्ट तक पहुँचते हैं तो फंसेगा वो ठेकेदार। समझ रहे हो चीज़ें? तो
ऐसे ये अपने आप शब्दों में कि स्टेट के अंदर अ, ये हर एक सिटीजन को जो अपनी लिविंग के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए एक सही वेज यानी कि डेली बेसिस मनी वो उतना कमा सके, मजदूरी सही कमा सके, तो उसके लिए स्टैंडर्ड सेट हैं, डिसेंट स्टैंडर्ड, जो कि लाइफ को सिक्योर करते हैं, उसकी लिविंग को सिक्योर करते हैं। इस तरीके से आप अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। और इसको याद करने का दूसरा कोई तरीका है ही नहीं, इससे आसान मैं इसको नहीं कर सकती हूँ। आप सारे आर्टिकल्स लिखो, बाकी आगे 3 कोई भी डिस्क्राइब करो, ठीक है। एग्जाम्पल डाल सकते हो इसके अंदर, जैसे अभी मैंने डाला कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूर काम करते हैं उनकी 500 रुपये दिहाड़ी, 600 रुपये दिहाड़ी पर डे के हिसाब से डिसाइडेड होती है। ऐसा नहीं है कोई 100 में या 200 में उनसे काम करा लेगा, ठीक है। मार्केट रेट के हिसाब से ये काम करता है। आगे है गांधीयन प्रिंसिपल्स। इसके अंदर है आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48, ये आर्टिकल्स है। ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाना है। सबसे पहले फ्लो चार्ट मतलब आप गांधीयन प्रिंसिपल लिखेंगे, ठीक है, ये लिखा। फिर आगे सारे अनुच्छेद इस तरीके से लिख दिया, आर्टिकल ये, आर्टिकल ये, और फिर कोई भी 3 आगे डिस्क्राइब कर दिए। समझ रहे हो? इस तरीके से करना। ऐसे ही लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के लिए भी सारे आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, बस नंबर एक बार याद कर लेना, और कोई भी 3 यहाँ से जो आपको सबसे आसान लगते हैं उन्हें याद कर लो सिर्फ। क्लियर? इससे आसान नहीं हो सकता है। देखो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा हिस्टोरिकल बेस्ड है, ठीक है। हिस्ट्री जब आती है तो नंबर, डेट्स, ये सब तो, तारीखें वगैरह, ये सब तो याद करना ही पड़ता है, इसका और कोई उपाय है नहीं, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था तो इसलिए मैंने इसके लिए अलग से पीपीटी प्रिपेयर की, आप सभी को आसानी हो जाए। अच्छा, ये वाला जो आंसर है डीपीईपी का, ये आपको मैं हमारे टेलीग्राम पे ये वाली जो पीडीएफ है ये मैं डाल दूंगी इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और देखो बाकी क्वेश्चन सब जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे ये हिंदी मीडियम का पीडीएफ है जो कि, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, जो कि 43 पेजेस का है, ठीक है। और ये इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ है जो कि 44 पेजेस का है, ठीक है। अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हो तो ये एक पेड पीडीएफ है, सबसे सस्ता पीडीएफ है पूरे यूट्यूब पे, कहीं इतने सस्ते में आपको नहीं मिलेगा, 115 रुपये का। अगर ज़रूरत लगती है तो ही लेना, अदरवाइज़ वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी मीडियम का अलग अलग पीडीएफ है, अलग अलग लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसकी ज़रूरत हो वही लेना, ज़रूरत नहीं लगती है तो मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है, डिस्कस द डाइवर्सिटी इन सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड रीजन्स, एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन। मैं इसको सरल शब्दों में आपको समझाऊंगी। देखो डाइवर्सिटी होती है विविधता। अब आप कहोगे विविधता क्या है, तो देखिए विविधता है वैरायटी, अलग अलग तरह की। अब मार्केट में हम कपड़े लेने जाते हैं, एक तरह के तो कपड़े मिलते नहीं हैं, रंग अलग होता है, साइज़ अलग होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस तरह तरह के कपड़े हैं, वेस्टर्न होंगे, इंडियन होंगे, इंडियन में भी 70 वैरायटी है, वेस्टर्न में भी 70 वैरायटी हैं। कहने का मतलब है बहुत प्रकार की वैरायटियाँ हैं, तो ये डाइवर्सिटी है। ऐसे ही हमारे समाज में भी डाइवर्सिटी है। किस प्रकार से? देखो हमारे समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग कास्ट यानी कि जाति के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, ठीक है। मैं लिखती चलती हूँ ये चीज़, जाति, भाषा और रीजन, अलग अलग शहरों के, गांव के, जगह के, ठीक है, सही वर्ड रहेगा, अलग अलग जगह के लोग हैं, ठीक है। तो अब देखो एक व्यक्ति जो केरल में रहता है, ठीक है,
उसकी भाषा केरल की भाषा मलयाली है, ठीक है, जो वहीं पे जन्मा है, काफ़ी सालों से उसके दादा परदादा वहीं पे रह रहे हैं, तो वो केरल से बिलोंग करता है, वो उसकी मातृभूमि है, ठीक है, जहाँ वो जन्मा है। अब वो अलग भाषा बोलेगा, उसका हो सकता है धर्म अलग हो, जगह तो बिल्कुल अलग ही है। एक बच्चा जो कश्मीर में रहता है, उसकी भाषा अलग होगी, उसकी जगह अलग होगी, मौसम अलग होगा जगह के हिसाब से, और हो सकता है उसकी जाति और धर्म भी अलग हो, ठीक है। एक पल को चलो धर्म सेम है तो जाति अलग होगी, जाति भी सेम है तो भाषा और जगह तो अलग है ही, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, कश्मीर में हम जानते हैं ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है। और अगर हम देखते हैं तमिलनाडु में, वहाँ ज़्यादातर लोग हिंदू रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से धर्म अलग अलग हो गया, भाषा अलग हो गई, वो कश्मीरी लैंग्वेज बोलेंगे, और जो तमिलनाडु में रहते हैं वो क्या बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल भाषा। जगह अलग है, वहाँ देखो कश्मीर में सर्दी पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, और तमिलनाडु में देखोगे तो वहाँ ज़्यादातर गर्मी ही रहती है, ठंड तो पड़ती ही नहीं है, क्योंकि कोस्टल एरिया है, समुद्र के पास का जगह है, ठीक है। अधिकतर गर्मी रहती है, और गर्मी में तो बहुत ही भयंकर गर्मी रहती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी रहेगी वहाँ की एयर में, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी में क्या है, डाइवर्सिटी। अब इस डाइवर्सिटी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखो हमारी क्लास में जो बच्चे होंगे, हम एज अ टीचर जब उनको पढ़ाते हैं तो वो अलग जाति, भाषा, धर्म, जगह के बच्चे हमारी क्लास में होंगे, क्योंकि आज के टाइम में तो देखो माँ बाप काम के सिलसिले में या गवर्नमेंट जॉब है, ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं, ठीक है। और कई लोग काम की तलाश में, या कई लोग शौकिया तौर पे बिजनेस की तलाश में इधर से उधर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो आपको आपकी क्लास में जो बच्चे मिलेंगे वो सारे उसी जगह के, उसी एरिया के नहीं होंगे, वो अलग अलग जगह के होंगे, समझ रहे हो। चलिए, इतना क्लियर है, क्लियर है इतना, तो आगे बढ़ते हैं। ये अब डाइवर्सिटी के बारे में ही लिखा है। एजुकेशन से इसके इम्प्लीकेशंस यही हैं कि भाई अलग अलग जगह से ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं, फर्स्ट है इंडिविजुअल डाइवर्सिटी, फिर रीजनल डाइवर्सिटी, रिलीजियस, कास्ट, ट्राइबल, इस तरीके से ये लिखी हुई है। लेट सपोज एक देख लेते हैं रीजनल, आपको पता चल जाएगा पॉइंट्स क्या क्या डालने हैं, टॉपिक समझ आ गया, बट लिखना क्या है वो समझ रहे हैं। जैसे रीजनल डाइवर्सिटी में, यानी कि जगह के हिसाब से जो विविधता है, उसमें देखो जोग्राफिकल फैक्टर्स अलग होंगे, यानी कि जो टोपोग्राफी है या क्लाइमेट है, मौसम जो है वो अलग होगा। जैसे कश्मीर का मैंने बताया, वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, बर्फ़ भी पड़ती है, अधिकतर समय सर्दी ही रहती है वहाँ पे, ठीक है। गर्मी तो ऐसा सच पड़ती ही नहीं है, ठीक है, ठंडा ही रहता है हमेशा तापमान। लेकिन आप वही चीज़ केरल में, तमिलनाडु में देखोगे तो वहाँ अधिकतर गर्मी रहती है, समझ रहे हो, वहाँ सर्दी नहीं पड़ती है। तो इस हिसाब से जोग्राफिकल फैक्टर्स, जगह के हिसाब से विविधता, डाइवर्सिटी है। दूसरा है वहाँ की हिस्ट्री अलग होगी, वहाँ का कल्चर अलग होगा। दूसरा है वहाँ का कास्ट और रीजन अलग होगा, ठीक है। जैसे कश्मीर में मैंने आपको बताया, वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, और अगर आप तमिलनाडु में देखोगे तो वहाँ हिंदुइज़्म ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जातियाँ भी होती हैं फर्दर जो अलग होंगी, ये तो मैंने अभी रिलीजन की बात कर दी, ठीक है। ये रीजन नहीं है, ये रिलीजन ही है पॉइंट, कास्ट एंड रिलीजन, ठीक है। इस तरीके के एग्जाम्पल्स डालो आप, कश्मीर वाला, केरल वाला, ये एग्जाम्पल ज़रूर डालना। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स इन द प्रेजेंट टाइम, अनइवन developments in the different part of the country is prime reason for रीजनलिज्म एंड सेपरेशन। ये क्यों है भाई, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। देखो आपने देखा होगा जो लोग अक्सर शहरों में रहते हैं वो ज़्यादा कमा लेते हैं, अमीर होते हैं। जो लोग गांव वगैरह में रह गए उनकी कमाई का साधन एक ही होता है या दो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादातर तो एग्रीकल्चर ही होता है,
ठीक है, जो कामकाज नहीं करते हैं, जो फार्मिंग में ऑप्शन बचता है फिर, क्योंकि वो हमारे देश का एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, प्राथमिक एक व्यवसाय है जिससे लोग अपनी पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि आर्थिक फैक्टर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एंड इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल देते हुए जाति, भाषा, धर्म और क्षेत्र, ठीक है, जगह जो मैं बोल रही थी, जगह नहीं सही होगा वर्ड जो इसके लिए होगा क्षेत्र। ठीक है, मैं एक बार दिखा देती हूँ हिंदी में किस प्रकार से उत्तर आप लिख सकते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, एक बार आपने समझ लिया और पॉइंट्स पता चल गए क्या लिखने हैं, बहुत आसान तरीके से इसे कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द मीनिंग एंड नीड ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन में। साथ में आपको डिस्कस करना है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो अलग अलग अनुच्छेद हैं वो इक्वालिटी के बारे में, समानता के बारे में क्या बोलते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो आपको बताना है। देखो, इंट्रोडक्शन हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी नागरिकों को सभी समान राइट्स यानी कि अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति से व्यक्ति अलग होंगे, भिन्न होंगे, नहीं, सबको समान अधिकार हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो लोकतंत्र की सफलता उसके नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर करती है, क्योंकि एक देश प्रगतिशील देश से प्रगति कर लिया देश तभी बनेगा जब जो है वहाँ के लोग शिक्षित होंगे, तभी आर्थिक व्यवस्था एक देश की सुधर पाएगी। ठीक है, ये बताने के लिए नहीं बता रही, ये सब लिखना है आपको। ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन में डाल दिया। उसके बाद हम बताएंगे समानता क्या होती है। ठीक है, कि सभी को बराबरी से कोई चीज़ दी जाए उसको समानता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कर्तव्य होगा, अगर हम समानता करते हैं कि चारों बच्चों को इक्वल चीज़ें दी जाएं। ठीक है, अगर किसी के पास 8 टॉफ़ी हैं तो वो सभी बच्चों को 2-2 टॉफ़ी दे रहा है। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को 3 दे दी, किसी को 1 दी, किसी को बहुत ज़्यादा दे दी। नो, सबको सामान्य मिले, मतलब 2 2 2 2। समझ रहे हो? ये कुछ निम्नलिखित कारण हैं जिनसे शिक्षा के अवसर की समानता पर बल देने के लिए अत्यधिक आवश्यकता है। कुछ ये पॉइंट्स हैं वो आप पढ़ सकते हो। देखो, हमारे देश में ना जाति की वजह से, धर्म की वजह से बहुत ऊपर नीचे चीज़ें रही हैं। जैसे हिंदू में भी बात करोगे तो SC ST OBC हैं हमारे पास, और कुछ माइनॉरिटीज़ हैं, या जेंडर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे मैं बात करूं तो मेल फीमेल है, वो अलग अलग आ जाता है, लड़के और लड़कियां। तो कहीं ना कहीं असमानता लड़के लड़की के बीच जाति के बेसिस पे और धर्म के बेसिस पे, जगह के क्षेत्र के बेसिस पे आ जाती है। तो वो कम हो और बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो उसके लिए काम गवर्नमेंट अपनी तरफ से, सरकार अपनी तरफ से करती रहती है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो इससे संबंधित बहुत सारे अनुच्छेद ही दिए हुए हैं। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का, क्योंकि उस टाइम पे अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत बहुत ज़्यादा थी। और हम जानते हैं BR अम्बेडकर जी जो हैं वो नीची जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब आज के टाइम में तो इसको नीची जाति नहीं बोलते हैं, पर हम अब समझ रहे हैं टॉपिक को तो इसी प्रकार से समझेंगे। तो उन्होंने दलित समाज से वो बिलोंग करते थे, मैं नीची जाति नहीं बोलूँगी, ये गलत शब्द होगा। उस टाइम पे लोगों का ये मानना था, वैसे आज भी कुछ लोगों का ये मानना है। ठीक है, तो दलित समाज से बिलोंग करते थे और उस समाज में छुआछूत की परंपरा बहुत ज़्यादा थी। उच्च जाति के लोग उन्हें अछूत समझते थे। और BR अम्बेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन देखो, एक तो इतना महान लिख गए, इतना बढ़िया काम कर गए कि आज के टाइम में उनकी जयंती हम इतने धूमधाम से मनाते हैं, हॉलीडे होता है उस दिन पर्टिकुलर।
ठीक है। तो उन्होंने इन जातियों के लिए समानता देने के लिए बहुत मतलब सराहनीय काम किया, बहुत प्रशंसा की जाए ऐसा काम किया गया है। ठीक है, इतने सारे अनुच्छेद जो हैं दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़े। ठीक है, इससे संबंधित कुछ आर्टिकल्स भी मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला है आर्टिकल, ये लिखते चलना, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये गारंटी होता है हर पर्सन को कि उसे सामान्य ट्रीटमेंट मिलेगा लॉ की दृष्टि से, और वो इक्वल जो सभी को अधिकार मिले हैं वो ही उसको भी मिलेंगे। इसमें कोई जाति धर्म किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जितने भी भारत के नागरिक हैं सबके लिए अप्लाई होता है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, लिखते जाना साथ साथ। फिर है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि यहाँ पे जो भेदभाव है उसको दंडनीय अपराध बोला गया है, वो करना अलाउड नहीं है। आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, उसका जन्म कहाँ हुआ है, वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, किसी भी बेसिस पे नहीं कर सकते हो। अगर दिल्ली में मैं ये बहुत चीज़ देखती हूँ, यहाँ पे लोग जो बाकी शहरों से लोग आए हैं उनका मजाक उड़ा देते हैं कि अगर तू बिहार से आया है तू बिहारी है, तू बंगाल से आया है तू बंगाली है, तू यहाँ से आया है तू ये है, जो चीज़ गलत है। आप किसी को भी उसकी किसी भी कंडीशन पे मजाक नहीं बना सकते हो, पर कुछ लोग हैं जो आज के टाइम में भी ऐसा करते हैं और माहौल ख़राब करते हैं। आर्टिकल 16 है कि सभी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जिसके अंदर रिजर्वेशन दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि उन कैटेगरीज को जिनको रिजर्वेशन मिली है उनको लोग छोटी जाति समझते हैं, उन लोगों के साथ पास्ट से वैसा व्यवहार नहीं होता आया जो बाकी लोगों ने फील किया। उनको लोग मतलब जिन लोगों को सही समाज ने ट्रीट नहीं किया, सामान्य अपना हिस्सा नहीं बनाया, अछूत वर्ग हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है? आर्टिकल 17 है, ये उस परंपरा को तोड़ता है जो कि है अछूत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, चार करते हैं, एक चाहो तो और कर सकते हैं बट मैं ये वाला कराना नहीं चाहती। लेट्स डू दीज 4, सिर्फ ये 4 करेंगे। हिंदी में भी मैं लिख रही हूँ, आप सभी नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 14, सॉरी अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। थोड़ी राइटिंग समझ ना आए तो एडजस्ट करना, मैं बोल रही हूँ इसलिए साथ साथ। इस पे राइटिंग पैड पे मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी आती नहीं है। अनुच्छेद ये 4 है,
ठीक है। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। तीसरा अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। चौथा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, ये 4 आप कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ समझ ना आया हो जो लिखा है तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना और सुन लेना एक बार वीडियो को, मैं साथ साथ बोलते हुए चल रही हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़े। एक बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को आंसर दिखा देते हैं। सिर्फ इसमें आर्टिकल्स मेंशन नहीं थे, मैंने वो भी करवा दिए। What do you mean by term socially disadvantaged segment? Discuss the status of education of SC, ST and women. ठीक है, इसमें चाहते तो OBC भी जोड़ सकते थे, बट ST, SC और वुमेन किया हुआ है। देखो, सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट वो है सोसाइटी का जिसको फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिला, मतलब कि सामान्य अवसर नहीं मिले, सामान्य समाज ने व्यवहार नहीं किया इतिहास में उनके साथ। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है, यानी कि इन्हें थोड़े से इनकी कंडीशंस को अपलिफ्ट करने के लिए, इनकी कंडीशंस को, स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे राइट्स दिए गए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमें पता है वुमेन के लिए अगर आप देखोगे कई बार कुछ फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के जो फ्री होते हैं। ठीक है, बस वगैरह में आप देखोगे या मेट्रो में देखोगे तो पिंक सीट्स होती हैं जो, या एक कंपार्टमेंट होता है जो लेडीज़ के लिए होता है। ठीक है, वहाँ पे लड़कियाँ जो हैं उसका यूज़ करती हैं। ऐसे ही एजुकेशन में काफ़ी सारी योजनाएं हैं, जैसे कि लाडली योजना है, या लड़कियों की शिक्षा के लिए आप देखोगे कॉलेज में कुछ परसेंटेज एडमिशन्स या स्कूल्स में वो पर्टिकुलरली रहते हैं ताकि लड़कियों की स्थिति अच्छी हो सके। ठीक है, आप कभी इलेक्शंस देखोगे तो इलेक्शंस में भी अभी रिसेंट में हुए थे, बीजेपी ने, केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जब इलेक्शन हुए थे, सभी ने ये चीज़ बोली कि हम जो है 2100 रुपये प्रति महीना या 2500 रुपये प्रति महीना जो है हर लेडी को दिल्ली के अंदर देंगे। ठीक है, अगर हमारी पार्टी जीतती है तो इस तरीके से औरतों की स्थिति को सुधारने के लिए इतिहास से काम होते हुए आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इसलिए कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट में ST, SC, OBC, वुमेन, इसके अलावा जो है और भी सेगमेंट्स हैं माइनॉरिटीज़ ग्रुप से जो आते हैं वो लोग। ठीक है, वो इसके अंदर सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब इनकी एजुकेशन के स्टेटस के बारे में पूछा है, तो देखो आज के टाइम में ST, SC के लिए देखोगे आप तो वो है रिजर्वेशन है, हर जॉब में कुछ प्रतिशत जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहती हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए तो होती है बट कुछ SC, ST के लिए रिजर्व्ड होती है, वो भी नंबर ऑफ पोस्ट बता देते हैं शुरू में कि कितनी रिजर्व्ड है।
ऐसे ही ओबीसीज वगैरह के लिए भी होती है, राइट। तो यही है सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट के बारे में, यानी कि समाज का सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग है उसके बारे में, जिसके अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, और महिलाएं, माइनॉरिटीज, अदर, ये सब आ जाता है, ठीक है। उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, शॉर्ट पैराग्राफ्स का यूज करके काफी अच्छा उत्तर यहाँ पे बनाया जा सकता है, ठीक है। एक एक के बारे में ढंग से उसे डिस्क्राइब करना है। चाहे तो कोई उदाहरण आपके दिमाग में आता है तो उसको भी बिल्कुल लिखिए, ठीक है, जो टॉपिक से रेलेवेंट हो। क्लियर? इजी है, मतलब ये क्वेश्चन मैं बोलूँ ना, अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो हमने अपने इर्द गिर्द इतनी न्यूज़ पढ़ी है, इसके बारे में देखा है, हमारे दोस्त परिवार में इसके बारे में बहुत चर्चाएं हुई हैं, ठीक है, चाय पर चर्चाएं हुई हैं, तो हम इस टॉपिक से वंचित हैं, अच्छे से परिचित हैं। तो इसको क्यों ये समझ के कि इस पर एक ऐसे लिखना है, इस तरीके से आप आंसर को लिखो, बहुत ही बढ़िया आंसर लिख पाओगे, ठीक है। अगला है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। फ्री मतलब मुफ्त, और कंपल्सरी मतलब अनिवार्य, ठीक है। यानी कि हर बच्चा जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच है, मध्य है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो शिक्षा ले, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये उसकी चॉइस है कि वो लेना चाहे तो ले वरना ना भी ले, नहीं, ये हमारे देश का कानून है, एक एक्ट है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल के अंदर आता है, ये एक अनुच्छेद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर है ये। तो इसमें हर बच्चा जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच है उसको स्कूल में एडमिशन लेना ही लेना है, और उसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी सरकारी स्कूलों के अंदर, प्राइवेट में तो खैर पैसे लिए ही जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रावधान है। ये देखो 2009 में ये एक्ट जो है वो आया था, ठीक है, पर ये लागू जो है वो 2010 से हुआ था, ठीक है, पास हुआ था, मतलब पार्लियामेंट में ये अगस्त 2009 में, लेकिन केम इनटू फोर्स इन 2010, ठीक है। इंडिया जो है वो उन 135 कंट्रीज में से एक बन गया था जिन्होंने एजुकेशन को मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट बनाया हुआ है। तो हमारे देश में भी एक जो फंडामेंटल राइट है, मतलब हैं बहुत सारे, बट उसमें से एक जो है वो है फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, समझ रहे हो, मौलिक अधिकार ये हमारा है। ऐसा 135 कंट्रीज ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है, उनमें से इंडिया भी, भारत भी एक है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के 86th अमेंडमेंट में, ठीक है, इंसर्ट किया गया अंडर आर्टिकल 21A। कौन से अनुच्छेद के अंदर? 21A अनुच्छेद के अंदर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको डाला गया, जो कि 2002 में आया था, जिसमें मेंशन किया गया द स्टेट शॉल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रेन, मतलब भारत में हर जगह फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी उस बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच है, ठीक है। इन सच मैनर ऑल दी स्टेट मे बाय लॉ डिटरमाइन, यानी कि सब राज्य इस तरह इसको मतलब एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, तो इस बात को मानेंगे, ये लागू होता है, ठीक है। As per this, the right of education was made a fundamental right and removed from the list of directive principle of state policy. मतलब यहाँ पे पहले क्या था? राइट टू एजुकेशन DPSP था, उसको फिर यहाँ से रिमूव करके इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। क्लियर है इतना? जो यहाँ पे फ्री वर्ड है, ठीक है, टाइटल में, वो बताता है व्हाट इट मीन्स इज दैट नो चाइल्ड,
लिसन टू मी, नो चाइल्ड, कोई भी बच्चा नहीं, अदर देन दोज एडमिटेड बाय हिज पेरेंट्स इन अ स्कूल नॉट सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट भी हो सकता है, जो मैंने पहले बताया। उनको, अगर उनका बच्चा 6 से 14 वर्ष के बिटवीन है तो उनको अपने बच्चे को डालना ही डालना है स्कूल में, और नहीं डालते हैं तो पेरेंट्स पे कानूनी कार्रवाई होती है। समझ रहे हो? और इसके लिए कोई भी पैसा जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं लिया जाएगा, ये फ्री और कंपलसरी रहेगा। तभी आपने देखा होगा 14 वर्ष की आयु से कम बच्चे को आप काम पे भी नहीं रख सकते हो, वो अंडर एक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर आता है, बाल से आप कार्य करवा रहे हो, दंडनीय अपराध है वो। क्योंकि वो उम्र जो है वो बच्चे की स्कूल में शिक्षा लेने में, खेल कूद में बीतनी चाहिए, ना कि कमाने में। ठीक है, इतना समझ आ गया है? क्लियर? अब देखो 6 से 14 के बीच बच्चा कहाँ होगा? एलिमेंट्री क्लासेस तक अपनी एजुकेशन, यानी कि 14 वर्ष का बच्चा आइडियली 8th क्लास में होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है एलिमेंट्री एजुकेशन जो है एक बच्चे की फ्री और कंपलसरी हो, 8th तक की शिक्षा। ये क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ तक की शिक्षा ना एक बहुत बेसिक शिक्षा होती है, जो आगे जीवन बिताने के लिए बहुत ज़रूरी है, आगे लाइफ स्पेंड करने के लिए इतनी शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। और गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे बात करें तो देखिए 8वीं तक ही बच्चे को इतना सक्षम बना दो कि आगे जाके वो अपना एक प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय चुन सके और उससे अपनी जीविका कमा सके आगे अपना जीवन भर। इतना सक्षम हम उसे 6 से 14 वर्ष तक की आयु में बना दें। ठीक है, क्लियर है? बाकी एक बार आप रीडिंग करेंगे तो और भी चीज़ें इसके बारे में पता चलेंगी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। देखो बहुत डिटेल में बताऊंगी ना तो फिर तो 5-6 घंटे लग जाएंगे। मैं अभी आपकी वो दोस्त बनी हुई हूँ जो एग्ज़ाम से पहले फटाफट नहीं पढ़ा देता है, वो दोस्त। मैराथन का मतलब ही वही है। ठीक है, हिंदी में मैं आपको दिखा देती हूँ, उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं आप। फिर हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है वुड डिस्पैच के बारे में। वुड डिस्पैच आया था 1854 में। ठीक है, 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था उस पे क्वेश्चन है। वुड डिस्पैच का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसकी कुछ अपनी रिकमेंडेशंस हैं वो आपको लिखनी है, पर उससे पहले समझेंगे कि वुड डिस्पैच होता क्या है। करें कंटिन्यू। देखिए वुड डिस्पैच जो है वो 1854 ईयर में इस पे काम किया गया, इसलिए वुड डिस्पैच ऑफ 1854 इसको बोला जाता है। ठीक है, वुड डिस्पैच क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो थे वुड जी, इन्होंने इस डिस्पैच के लिए काम किया था। अब ये था क्या? तो देखिए भारत में शिक्षा नीति की शुरुआत करने वाला यह एक पहला बड़ा सरकारी दस्तावेज था। ठीक है, तो ये जो है एक सरकारी दस्तावेज था जिसने एजुकेशन के लिए इंडिया में काम किया। उस टाइम पे तो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है अंग्रेज देखो शिक्षा के लिए काम नहीं करते थे, वो शिक्षा के लिए काम करते थे। उन्हें भी ट्रेंड लोग चाहिए थे अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, तो वो इंडिया की एजुकेशन के लिए उन्होंने भी बहुत काम किया है। ठीक है, वो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो उन्होंने थोपी हैं। ठीक है, वो बात मैं बिल्कुल मान सकती हूँ, बट काम नहीं किया एजुकेशन के लिए ऐसा नहीं है, उन्होंने काम जो है एजुकेशन के लिए बहुत किया। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट था एजुकेशनल
पॉलिसी डॉक्यूमेंट था। ठीक है, जिसको सेंड किया था, किसने भेजा था, ये डिस्पैच था, तो इसको भेजा था चार्ल्स वुड ने। इनका पूरा नाम लिख लीजिएगा, चार्ल्स वुड ने 1854 में। अब आप कहेंगे चार्ल्स वुड कौन थे, तो ब्रिटिश इंडिया में चार्ल्स वुड जो है वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने, चार्ल्स वुड ने मॉडर्न एजुकेशन की नींव रखी थी इंडिया के अंदर। ये ही मॉडर्न एजुकेशन को एक तरह से इंडिया के अंदर लेकर आए थे। क्लियर है इतना? एक बार नोट कर लीजिए आप सभी, हिंदी के स्टूडेंट्स भी नोट करेंगे प्लीज़। ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था की नींव ये है। भारत में शिक्षा नीति की शुरुआत करने वाला यह पहला सरकारी दस्तावेज था। ठीक है, क्लियर? अब इसके हम कुछ रिकमेंडेशंस पे आएंगे, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिखने के बाद 2 से 3 लाइंस की। यहाँ पे एक्सेप्टेंस की गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। इट वॉज एक्सेप्टेड इन द डिस्पैच दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन इंडियंस वॉज दैट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही जो है राज कर रही थी इंडिया पे, तो इंडियंस की एजुकेशन भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा है एजुकेशन ऑफ DPI ऑफिस। द डिस्पैच recommended that the existing board of control of education be abolished, उसको ख़त्म किया जाए, और नया ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए स्टेट्स में। ठीक है, ताकि एजुकेशन की स्थिति बेहतर हो सके। द डिस्पैच रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग टाउन्स में, जैसे कि कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास के अंदर नई यूनिवर्सिटीज़ को स्थापित करने की बात की गई। द लंदन यूनिवर्सिटी विच वॉज देन अ प्योरली एग्जामिनिंग गुडी वॉज टू बी टेकन एज देयर मॉडल्स, यानी कि जो नई यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना होंगी उनकी नींव जो है लंदन यूनिवर्सिटी पे, उसके मॉडल पे रखी जाए, कि जैसा सिस्टम मैनेजमेंट का एजुकेशन का वहाँ पे है। साथ में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेंशन ज़रूर करना आपने। साथ में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात आई। भाई वो लोग तो इंग्लिश बोलते थे, हमारे यहाँ हिंदी और बाकी जो राज्य के हिसाब से भाषाएं हैं वो चलती थी, बट उन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चुना इंडिया के लिए इंग्लिश, क्योंकि एक्चुअली वो लोगों को पढ़ा इसलिए रहे थे क्योंकि उन्हें नौकर चाहिए थे। ये ट्रू है, रियलिटी है। द डिस्पैच एक्सेप्टेड द व्यूज ऑफ लॉर्ड मकूले। लॉर्ड मकूले अगर के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो उन्होंने इंग्लिश पे जोर दिया था इंडियन स्कूल्स, इंडियन एजुकेशन के अंदर, तो उसी को फॉलो यहाँ पे किया गया। ग्रांट इन एड सिस्टम, डिस्पैच ने प्रपोज किया कि सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड फॉर द इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू एंकरेज द प्राइवेट एंटरप्राइजेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम ग्रांट इन एड करें। ठीक है, मतलब फंड्स की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, फंड्स की बात हुई ताकि प्राइवेट सेक्टर भी जो है अपनी जगह एजुकेशन के अंदर बना सके। सब कुछ तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो कुछ प्राइवेट अपहोल्ड्स की भी यहाँ पे बात की गई। ठीक है, साथ में कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे ट्रेनिंग हो टीचर्स की। ठीक है, उनकी एक सैलरी डिसाइड की जाए, प्रॉपर उनकी एजुकेशन क्या रहेगी वो।
देन वुमेन एंड मुस्लिम एजुकेशन की बात की गई, क्योंकि औरतों की स्थिति ये देखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर ठीक नहीं है, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है इंडिया, तो उस टाइम पे औरतों की शिक्षा की बात की गई। और देखो एक अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, औरतों की शिक्षा की नींव यहाँ पे रखी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। देखो कुछ भी मानो, बट वो लोग थोड़े ओपन माइंडेड थे इंडियंस के मुकाबले, ठीक है, वुमेन एजुकेशन में या कुछ प्रथाओं में, ठीक है, जो आज के टाइम में मूवीज़ वगैरह में भी दिखाई जाती है। तो देखो मैं बोलती हूँ उनकी 95% वो लोग गलत थे ना इंडिया के अंदर, तो 5% ठीक भी थे। कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं, बट वो बुरे इतने कर दिए कि वो अच्छे दिखते ही नहीं है, ठीक है। उनमें से एक अच्छा ये था कि उन्होंने मुस्लिम एजुकेशन की, इनफैक्ट हिंदू एजुकेशन की, वुमेन एजुकेशन की, इन सब की बात की। साथ में उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन की भी बात की, यानी कि एक व्यवसाय बच्चों को सिखाया जाए, ठीक है, अलग अलग कॉलेजेस हों, इंडस्ट्रीज़ हों, स्कूल ऑफ इंडस्ट्रीज जो बच्चों को व्यवसाय सिखाएं, ठीक है। मास एजुकेशन हो, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे इसको दिया जाए। ऐसा ना हो कि एजुकेशन जो सिर्फ है वो हायर क्लास, ऊंची जाति के लोगों के पास या ऊंचे वर्ग के पास, ये शब्द सही रहेगा, ऊंचे वर्ग तक ही एजुकेशन पहुंच पाए। यहाँ पे बात करते हैं सभी को एजुकेशन मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, वो एक बार आप रीड कर लीजिएगा। मेन मेन क्या था इसके अंदर वो मैंने आपको बता दिया है। अगला है मूल योजना 1937 के उद्देश्य, योग्यता एवं अवगुणों के बारे में विस्तार से बताएं। एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। ये बहुत आसान टॉपिक है, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, आप बहुत कुछ लिख पाओगे, ठीक है। देखो इसको वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन कहा जाता है मेनली, ठीक है, बेसिक एजुकेशन या वर्धा स्कीम, वर्धा बेसिक एजुकेशन स्कीम, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था बेसिक एजुकेशन का। बेसिक एजुकेशन मतलब इतनी एजुकेशन, बेसिक सामान्य, वो सभी को होनी ज़रूरी है आगे जीवन व्यतीत करने के लिए, ठीक है। ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए थे और आज भी गांधी जी के उन प्रिंसिपल्स पे हम जो है अपने स्कूल्स के अंदर बच्चों को एजुकेशन देते हैं, ठीक है। 1931 में महात्मा गांधी जी फर्स्ट टाइम उन्होंने अटेंड किया, जो कि दूसरा राउंड था एक, किसका, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि लंदन में हुआ था, ठीक है। ये उन्होंने अटेंड किया, जहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया डेटोरिएशन of the education system in India and held British education policies responsible for the severe downfall of education in India। उन्होंने देखा बाकी देशों के मुकाबले इंडिया की एजुकेशन की स्थिति तो बिल्कुल ही सही नहीं है, और ऊपर से वो और ज़्यादा पहले के मुकाबले गिर भी गई है। तो वहाँ पे जो ये टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, इसमें गांधी जी ने पॉइंट रखा कि इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे काम ही नहीं किया इंडिया के अंदर, और उन्होंने स्थिति जो कहते हैं ना बद से बदतर करती, वो काम किया है, ठीक है। लेटर बाद में 1937 में महात्मा गांधी जी पब्लिश करते हैं एक आर्टिकल, वीकली मैगजीन थी हरिजन, इसके अंदर आपने इसका नाम सुना होगा, मैगजीन का नाम, अबाउट हिज व्यू पॉइंट्स ऑन फेलिंग एजुकेशन सिस्टम, जो इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल असफल था, फेल हो रहा था, उसके बारे में एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने साथ में लिखा अबाउट द स्कीम्स दैट कैन बी फॉलो टू एक्सपेंड द एजुकेशन सिस्टम टू एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि भाई ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, ठीक है, जो उन्होंने अपनी मैगजीन्स में लिखी, जिनकी मदद से हम एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर और विस्तृत, ठीक है, एक्सपैंड कर सकते हैं हर एक सोसाइटी में, ना सिर्फ इंडिया में, हर एक जगह पे, ठीक है। 1937 में इलेक्शंस में जो
इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, कैंडिडेट्स जो थे इस पार्टी के, उन्होंने प्रोजेक्ट किया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को, ये मैनिफेस्ट किया उन्होंने अपने जो एजेंडा होता है पार्टी का उसमें, ठीक है। पोस्ट देयर विन आईएनसी डिसाइडेड टू टेक फॉरवर्ड गांधी जी एजुकेशन स्कीम, ठीक है, कि भाई जीतते हैं तो हम ये चीज़ करेंगे जो गांधी जी ने हरिजन में अपनी स्कीम बताई है एजुकेशन के लिए उसको। कांग्रेस ने डिसाइड किया टू ऑफिशियली प्रपोज द स्कीम विद सम मॉडिफिकेशंस, की थोड़े से मॉडिफिकेशंस के साथ हम जो है इस स्कीम को लेकर आएंगे। Therefore, in the regard, All India National Educational Conference was held at वर्धा। कहाँ पे हुई? ये हुई वर्धा में, और तभी इसका नाम पड़ा वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन बाय गांधी जी, ठीक है। सो ये चीज़ इसके अंदर थी। इसमें बहुत सारे एजुकेशनिस्ट थे, कांग्रेस के लीडर्स थे और मिनिस्टर्स थे, जिन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया था, बेसिक एजुकेशन को एक वाइड रूप से डिस्कस किया था और आगे इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्य किया, ठीक है। जिसकी नींव तो देखो कभी तब रखी गई आज़ादी से पहले भी, पर आज तक वो चीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी अक्टूबर 22-23 को 1937 में। कहाँ पे हुई थी? वर्धा में हुई थी। ये बात करता है कि नेशन वाइड पूरे देश भर में जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन रहे 7 साल के लिए। वो 7 साल यहाँ पे 6 से 14 वर्ष की आयु के ही बीच है, ठीक है। साथ में बोला गया कि मदर टंग यानी कि मातृभाषा जो है उसी में बच्चे का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, उसको पढ़ाया उसी से ही जाए, मातृभाषा से, क्योंकि वो भाषा उसको अच्छे से पहले से आती है तो वो उसमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाएगा, एजुकेशन ले पाएगा। तीसरी चीज, एजुकेशन विल बी सेंटर्ड अराउंड मैनुअल और प्रोडक्टिव वर्क, यानी कि एजुकेशन में देखो हम एक्टिविटीज पे, ऐसे कार्य पे जो है बच्चे को आगे जाके कुछ व्यवसाय देगा, उसके जीवन में काम आएगा, उस पे ज़्यादा बल दे, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम लेने पे और बच्चे को डिग्री देने में। हैंस इट इंटीग्रेटेड कौन कौन से सब्जेक्ट आए? फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, क्राफ्ट वर्क, ये सब्जेक्ट्स हमें एजुकेशन के अंदर देखने को मिले। समझ रहे हो? इसमें एक और था वर्क एजुकेशन, जो आज के टाइम में हर स्कूल में है, ठीक है। अब इस स्कीम के कुछ मेरिट्स भी थे। अब क्या क्या थे भाई? इससे बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंट बच्चे बनेंगे, बच्चे का डेवलपमेंट होगा हर तरीके से, मानसिक, बौद्धिक, मतलब शारीरिक, सामाजिक, हर रूप से, ठीक है। ये कल्चर को आगे लेके जाएगा, क्योंकि इसमें जो कार्य सिखाए जा रहे हैं वो संस्कृति से संबंधित होंगे, जैसे कि आर्ट हो गया, ठीक है, गीत हो गया, नृत्य हो गए और भी, ठीक है। तो रियल जिंदगी से जोड़ेगा, ठीक है। दैनिक जीवन में भाई क्या कार्य होते हैं, क्या कैसे किस काम को किया जाता है, उनको काम करने की प्रेरणा मिलेगी और काम के प्रति उनका एक रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। ये नहीं सोचेंगे अरे ये तो छोटा काम है, ये तो हो जाता है, ऐसी फीलिंग नहीं रहेगी, क्योंकि वो काम वो खुद से करके देख रहे हैं, उन्हें पता है उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। समझ रहे हो? फंडामेंटल करिकुलम फॉर इंडियंस, बिल्कुल बेसिक एजुकेशन ने यहाँ पे रियल लाइफ जो इंडिया के अंदर लोगों की है उस पे ध्यान दिया और उससे संबंधित करिकुलम लेकर आए, जिसकी समाज को ज़रूरत थी। वैसी पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया और वैसे ही सब्जेक्ट रखे गए, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट हो सके और उनको वो आगे जाके जो है उन कार्यों का इस्तेमाल कर सके। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ स्कूल के ही ज्ञान तक संबंधित रह जाए, नहीं, आगे जीवन में इस्तेमाल कर सके। और इसी प्रकार से और भी बेनिफिट्स हैं, इनको एक बार ज़रूर देखना, रीड करोगे तो समझ आएगा, दोनों एडवांटेज भी और डिसएडवांटेजेस भी, ठीक है। हिंदी में कुछ इस प्रकार से है।
सॉरी, मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ माइक में उठा। मैं कह रही हूँ नंबरिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। वही क्वेश्चन हिंदी के पीडीएफ में 8 है, यहाँ पे 10 है, बट सीक्वेंस क्वेश्चन का सेम है, थोड़ा सा नंबरिंग में टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कि भाई जो सेकेंडरी एजुकेशन है इंडिया के अंदर वो कौन सी हुई, 9th और 10th, इसको वोकेशनलाइजेशन जो किया गया उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बात वो है, वो बेसिकली हमें जानना है। करें आगे। देखो मैं सिंपल शब्दों में समझाऊंगी, जो भी ये लिखा है ना इसको 2 मिनट साइड कर दो। जैसा कि नाम से पता चल रहा है वोकेशनलाइजेशन यानी कि वोकेशन कोई व्यवसाय कोई कार्य, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई 9th-10th की जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें हम ऐड करें, क्या ऐड करें, जॉब ओरिएंटेड और स्किल बेस्ड कोर्सेस या सब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ सिर्फ बात 9th-10th की नहीं हो रही है, सेकेंडरी से इसका भी आगे का मतलब है, 9th-10th तो है साथ में 11th-12th भी, ठीक है, मतलब 9 से 12th तक, ताकि यहाँ पे हम बच्चों को प्रिपेयर कर सके एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, या सेल्फ रिलायंस के लिए, आत्मनिर्भर बन सके, चाहे वो खुद से उसका बिजनेस करें, जो वोकेशन वो सीख रहे हैं, जो कार्य वो सीख रहे हैं, ठीक है। हम बच्चों को टेक्निकल बनाएं, ठीक है, कि उन्हें वो कार्य एक कार्य करना आता हो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे थी, और इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसा क्यों किया गया। पहला है, एक बार इंग्लिश मीडियम में पॉइंट्स बता दो फिर हिंदी में भी बताती हूँ। टू ब्रिंग एटीट्यूडनल चेंज इन द वर्क, कि भाई मैनुअल वर्क कई बार हमें ऐसा लगता है ये तो क्या काम है, ये तो मैं भी कर लूँ, पर जब करते हैं तब पता चलता है, यानी कि करत है तभी अभ्यास होवत है, पता चलता है कि भाई उसमें कितना हार्डवर्क है, तभी उस काम की रिस्पेक्ट होती है और तभी उस काम के प्रति एटीट्यूड चेंज होता है। दूसरा है टू मेक द चिल्ड्रन एक्वेंट टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ताकि हम बच्चों को परिचित करा सके कि भाई काम की दुनिया कैसी होती है। तीसरा है टू मेक देम अवेयर ऑफ सोशल प्रॉब्लम, समाज की दिक्कतें क्या है, कम्युनिटी सर्विसेज क्या क्या होती है, समाज के लिए कार्य, ठीक है। हम यहाँ पे एक दो और बता रही हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सके, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सके, ठीक है, इसको खत्म कर सके, रिड्यूस कर सके, ठीक है। हम कनेक्ट कर सके एजुकेशन को लाइफ से, हम स्कूल के अंदर ड्रॉप आउट रेट्स जो है, जो बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ के भाग जाते हैं, उनका रिड्यूस कर सके। क्यों, क्योंकि देखो कई बार उस टाइम की स्थिति सोचो, स्पेशली बच्चों के पेरेंट्स को लगता है अरे स्कूल जाके क्या करेगा, इससे अच्छा हमारे साथ काम कराएगा तो 2 पैसे घर में लाएगा। क्योंकि देखो समझना, 8वीं तक की ही शिक्षा फ्री और कंपलसरी है, 6 से 14 वर्ष की आयु तक, जबकि आज आज के टाइम को देखते हुए ना इसे 12वीं तक की 18 साल तक के बच्चों के लिए कर देना चाहिए था, पर एजुकेशन का फेलियर है, नहीं कर पा रहे हैं, कर देना चाहिए इसको। बट हाँ, ये बहुत अच्छा काम गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर आई है, बहुत बढ़िया काम किया गया कि इस चीज़ पे उन्होंने विचार विमर्श किया और काफ़ी सारी स्कीम भी लेके आए हैं
ताकि बच्चे के पेरेंट्स को लगे एजुकेशन जो है 6 से 12वीं तक की भी आगे बच्चे को, अभी कमाने लगेगा तो थोड़ा कमाएगा, 4-5 साल उसको और पढ़ा देंगे, मतलब 9 से 12 होगा ये, 4 साल अब इसको और आगे पढ़ा देंगे तो ये जीवन में बहुत बढ़िया बन जाएगा और ज़्यादा भी कमाएगा, क्योंकि इसको वहाँ पे जाके व्यवसाय की, काम की समझ होगी। तो इसलिए एजुकेशन को यहाँ पे व्यवसाय से जोड़ा गया। पेरेंट्स की सोच, समाज की सोच, बच्चे की सोच, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सबको देखते हुए। समझ रहे हो चीजें? क्लियर है इतना? चलिए एक बार हिंदी में देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हिंदी में टॉपिक है ये। इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को रोजगार परक और, लिख लीजिएगा प्लीज, जो बच्चे कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं ना, बहुत गलत आदत है ये। मैराथन का मतलब है आप कॉपी पेन लेकर बैठे, वही सही तरीका है, वरना वीडियो फॉरवर्ड करोगे फटाफट और देखोगे, सुनोगे, बस लिखोगे तो सीधा दिमाग में बात जाती है, सुनने से उतनी नहीं जाती है। 1, 2 इन चीज़ों की बात यहाँ पे, ऐसी शिक्षा की बात की गई। ठीक है, रोजगार परक और कौशल आधारित। ठीक है, ताकि बच्चों को नौकरी के लिए तैयार किया जा सके व स्वरोजगार के लिए तैयार किया जा सके, चाहे वो बिजनेस करें या जॉब करें, उसके लिए उन्हें तैयार किया जा सके, ताकि आगे जाके हर बच्चा अपनी जीविका कमा सके, लाइवलीहुड अर्न कर सके। ठीक है, तो इस योग्य बच्चे को बनाना था। ठीक है, तो इसलिए ये वोकेशनलाइजेशन किया गया सेकेंडरी एजुकेशन का, इसलिए व्यवसायीकरण किया गया माध्यमिक शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। ठीक है, इसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हैं कि शिक्षा को कौशल आधारित बनाता है, बेरोजगारी को कम करता है, स्वरोजगार को बढ़ाता है, शिक्षा को जीवन से जोड़ता है, उद्योगों की ज़रूरत को पूरा करता है, और जो ड्रॉप आउट का दर है स्कूलों के अंदर उसको घटाता है। ठीक है, अन्य कुछ यहाँ पे भी है उद्देश्य, इनको एक बार देख लीजिएगा, साथ में इसके उपाय हैं, विभिन्न व्यवसाय भी यहाँ पे बताए गए हैं कौन कौन से हैं, एक बार इनको रीड आपने ज़रूर करना है। ठीक है, व्यवसाय का मतलब है जैसे टाइप राइटिंग सिखाई, स्टेनोग्राफी सिखाई, सेक्टेरियल प्रैक्टिसेस सिखाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेशन, प्लम्बिंग, कंप्यूटर ओरिएंटेशन कोई काम, आर्किटेक्चर रिलेटेड काम, पब्लिशिंग रिलेटेड, ड्रेस मेकिंग, हेयर एंड स्किन केयर, फ्रूट एंड वेजिटेबल, इनसे संबंधित कार्य बच्चों को सिखाए जाएं। ठीक है, क्लियर है? देखो ये 9th क्वेश्चन है, यहाँ ये 11th हो गया, थोड़ा नंबरिंग में दिक्कत है। थोड़ी मेरी भी स्पीड ना अब डाउन होती जाएगी, क्योंकि मैं पिछले लगभग 1 घंटे से हो गया होगा, 1 घंटा आई गेस, मुझे दिख नहीं रहा टाइम कितना हुआ, बट 1 घंटे से तो ऊपर हो गया है, तो लगातार बोल रही हूँ, तो और इतने सारे टॉपिक्स एक ही क्लास में करना, अपना भी दिमाग जो है ना थोड़ा मिक्स हो जाता है एक टॉपिक दूसरे में। अब पढ़ेंगे हम मकुलेज मिनट। मकुले मिनट इंडिया के अंदर 10 जून 1834 1834 में आया था। ठीक है, हिंदी की काउंटिंग ढंग से आती नहीं है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इसको सीखने की। ठीक है, कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में ना आपको 1835 भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, वो क्यों मिलेगा? क्योंकि ये देखो जो ये मिनट्स था ये सबमिट हुआ था 1835 में, अप्रूवल इसका जो है वो हुआ था। ठीक है, कहीं 34 मिलेगा, 35 मिलेगा, तो नो डाउट आपके एग्ज़ाम में जो लिखा हो वही फॉलो कर लेना, या बुक में एक बार चेक कर लेना आपकी बुक में 34 है या 35 है, सिलेबस में, सॉरी। ठीक है, मकुले मिनट जो था ये लाइक इट वाज सेट ऑफ रिकमेंडेशंस, इसके अंदर कुछ रिकमेंडेशंस थी
हिंदी में भी अभी बताऊंगी मैं, ठीक है, जो कि दी थी मकुले जी ने, जिनका पूरा नाम था थॉमस बेबिंगन, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, बेबिंगन मकुले। ये वो पर्सन था, सुन लो, ये वो पर्सन था जो इंडिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को और इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने को लेकर आए थे। जिन लोगों को इंग्लिश पसंद नहीं है, स्टूडेंट्स को, यही हैं वो, ठीक है। अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर regarding education policy in India, it played a major role in shaping modern education during British India, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया के अंदर मॉडर्न एजुकेशन को लाने का योगदान इनको जाता है, बहुत कार्य उसके लिए इन्होंने किया, ठीक है। अब इनके पॉइंट्स क्या थे, जो मकुलेज मिनट्स थे, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे, ठीक है, अलग अलग चीज़ों पे एम्फेसाइज किया गया है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। पहले तो भाई इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज हो स्कूल्स के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो इंग्लिश मीडियम, ठीक है। यानी कि बाकी भाषाएं जैसे कि सोशल साइंस है, उसके अंदर इतिहास है, भूगोल, ज्योग्राफी इत्यादि, सब इंग्लिश मीडियम से, मैथ, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश मीडियम से पढ़ाए जाएं स्कूल और कॉलेजेस में। साथ में इन्होंने कहा कि भाई हम बच्चों को वेस्टर्न पढ़ाएंगे, यानी कि वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ाएं हम बच्चों को, ठीक है, वेस्टर्न साइंस पढ़ाएं, वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ाएं, इस सब पे जोर दिया गया, ठीक है। सिर्फ ट्रेडिशनल लैंग्वेज ना पढ़ाएं, जो कि उस टाइम पे उर्दू, अरेबिक, संस्कृत थी, कि इनको छोड़ के हम वेस्टर्न लिटरेचर, साइंस, फिलोसफी पढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं इंडिया के कल्चर को खत्म करने की भी एक नींव डाल दी थी इन्होंने, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ ओरिएंटल लर्निंग, इन्होंने जो इंडियन क्लासिकल नॉलेज थी वो प्रैक्टिस में कम ही रहे, ठीक है, मतलब एक तरह से उसको ख़त्म ही करने की बात कर ली थी कि इंडिया की जो पढ़ाई है, जो ये उनको बोलते थे, वो प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल यूज़ की नहीं है, दकियानुसी है, ठीक है, तो उसको ख़त्म किया जाए, वो बात इन्होंने इसके अंदर पॉइंट रखा था। साथ में इन्होंने फंड मांगा था, ठीक है, ही रिकमेंडेड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो फंड जो है स्पेंड करे ओनली ऑन इंग्लिश एजुकेशन, ट्रेडिशन इंग्लिश लैंग्वेज पे ही जो है फंड स्पेंड हो ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ना कि इंडियन ट्रेडिशनल लैंग्वेज पे। नो, यस, इंग्लिश लैंग्वेज यस, ट्रेडिशनल लैंग्वेज या ट्रेडिशनल एजुकेशन, लैंग्वेज नहीं, ट्रेडिशनल एजुकेशन बिल्कुल नहीं, इंग्लिश एजुकेशन। अब बताओ अच्छा है या बुरा है? हमारी संस्कृति को तो भाई तुमने पिछाड़ दिया, तो क्या अच्छा है? कुछ अच्छा नहीं है, फिर भी पढ़ा रहे हैं बीएड के करिकुलम में। चलो, मकुले के मिनट, पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन। जैसे स्कूल की एजुकेशन से कुछ चैप्टर हटाए हैं ना मुगल्स के, और उसकी जगह मेक इन इंडिया और काफ़ी जो है चैप्टर्स लेकर आए गए हैं जो आज से संबंधित हैं। तो स्कूल एजुकेशन पे तो आपने ध्यान दे दिया गवर्नमेंट ने, टीचर एजुकेशन पे कब ध्यान दोगे कि ऐसे टॉपिक जो वाहियात हैं पढ़ने में, जिनका कोई रेलेवेंट नहीं है, जो ब्रिटिश इंडिया ने बना दिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ इनके बारे में, इतना डिटेल में इनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि एग्ज़ाम का पार्ट बने। आज के टाइम में जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं उनको सिलेबस में डालने की ज़रूरत है। तो मुझे ये मकुले मिनट हो गया,
या वुड डिस्पैच हो गया, इस तरह के टॉपिक्स नहीं पसंद है, क्योंकि इनका रेलेवेंट नहीं है अब आज के टाइम में। ठीक है, तो ये इनका पूरा नाम था। इन्होंने एक ऐतिहासिक शिक्षा नीति दस्तावेज दिया, पेश किया, जिसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। ठीक है, जिसमें आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, इसकी नींव रखी गई। ठीक है, अब इनके मिनट्स के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। ठीक है, मैं कुछ जगह देख के थोड़े से लिखना चाहूँगी। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। ठीक है, जो पाश्चात्य ज्ञान है, पाश्चात्य ज्ञान है, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन, उस पे इन्होंने बल दिया। ठीक है, तीसरा है एक लाइन बोलूंगी, गुस्सा आएगा वैसे आपको, बट इन्होंने बोला है, रक्त और रंग से भारतीय हो। ठीक है, रक्त और रंग से भारतीय, लेकिन सोच विचार और आचरण से अंग्रेजी के समान हो। ऐसा ये हमारी मतलब ब्रिटिश इंडिया की एजुकेशन से बच्चों को बनाना चाहते थे कि सिर्फ दिखने में इंडियंस हो, दिमाग से वेस्टर्न, बोलने में अंग्रेजी, और वो कर भी गई ये चीज़। आज के टाइम में इंग्लिश मीडियम का ही ज़माना है। पारंपरिक भारतीय शिक्षा की आलोचना इन्होंने करी और अंग्रेजी को ही या पाश्चात्य शिक्षा की ही, वेस्टर्न एजुकेशन की ही, मतलब उसी पे बल इन्होंने दिया। सरकारी धन जो है सिर्फ उपयोग में आए अंग्रेजी शिक्षा के लिए, ना कि जो भारतीय संस्कृति शिक्षा या पारंपरिक शिक्षा भारत के अंदर चली आ रही है उसके लिए ब्रिटिश सरकार कोई खर्चा ना करे। वो करे तो सिर्फ अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स के लिए करे, क्योंकि वो क्या बनाना चाहते थे, रक्त और रंग से भारतीय, लेकिन सोच विचार और आचरण से अंग्रेज के समान हो, ऐसे इंडियंस बनाना चाहते थे। क्योंकि उन्होंने तो प्लान कर लिया था, हम तो यहीं बस जाएंगे अब। 1837-35 की बात है ना ये, तो उनका तो प्लान था, ये तो अब हमारा ही देश है, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चंस थे जो डिस्कस करने थे। ये हैं अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से पढ़िए, इनको अच्छे से करिए। अभी कुछ क्वेश्चंस इसमें और भी हैं, अगर आप चाहें तो पीडीएफ को बाय कर सकते हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी देख सकते हैं। मैराथन क्लास में सिर्फ इतने ही हमें जो है वो कवर करने थे, एंड कोई भी डाउट हो जितना भी हमने कवर किया उससे रिलेटेड, या कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द। धन्यवाद।